हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और बच्चों इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है। जी हाँ, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ लिया है सिंगल ऑर्गेनिज्म में, और फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पढ़ लिया है। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पूरे कंप्लीट हम इस सेशन में पढ़ेंगे ये थर्ड टॉपिक को। तो इसको ध्यान से एंड तक आपको देखना है और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो शुरू करें बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मोड क्या है। तो रिप्रोडक्शन के वैसे तो 2 ही मोड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में कौन सा मोड आपको देखने को मिलेगा, तो इंसानों में आपको सेक्सुअल मोड देखने को मिलेगा। जी हाँ, इंसान में आपको पता है कि ह्यूमंस में 2 सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, है कि नहीं। और जहां भी रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स हो, मेल और फीमेल, वहां रिप्रोडक्शन का मोड क्या हो जाता है, सेक्सुअल मोड हो जाता है ना। अब मेल और फीमेल का जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट, है ना। तो मेल का शरीर मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और मेल गैमीट को ही क्या कहते हैं, स्पर्म। और फीमेल का शरीर क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट, जिसे हम कहते हैं एग, है ना। और फिर ये स्पर्म और एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसी फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, जायगोट आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनता है, फीटस में बदलता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। आपने नाम सुना है ना, भ्रूण अवस्था, फीटस। और फीटस से फिर क्या, न्यू बॉर्न होता है, मतलब नया चाइल्ड बॉर्न होता है। ये है पूरा स्टेज। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो ना, इस समय फीटस देख रहे हो। तो इस तरीके से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर एंड होता है। स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट हुआ मेल और फीमेल के मैटिंग से, प्रजनन से। और मेल प्रजनन के समय मेल गैमेट, जिसे स्पर्म कहते हैं, वो फीमेल के शरीर में एंटर कर जाते हैं और ये स्पर्म जाकर एग से फ्यूजन करता है। फ्यूजन के बाद जो बनता है उसे जायगोट कहते हैं। जायगोट आगे सेल डिवीजन होता है जायगोट में, तो जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है, फीटस में, जिसे भ्रूण कहते हैं। और फीटस अगले 9 महीने के अंदर फुली तरीके से डेवलप हो जाता है, क्या, चाइल्ड में, बच्चे में। और फिर वही बच्चे का जन्म होता है 9 महीने बाद। तो ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो एक शॉर्ट में आपको पूरा प्रोसेस का आइडिया मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हम पैदा ही होते ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। क्या ऐसा है कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ है माँ के पेट से और वो रिप्रोडक्शन करने लगे, क्या उसमें कैपेसिटी है, नहीं। यानी कि जब हम कुछ उम्र में हमारा विकास हो जाता है, जब हम कुछ सालों के हो जाते हैं, तब हमें वो मैच्योरिटी, वो कैपेसिटी आती है कि हम रिप्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो हमारी जब उम्र बढ़ती है तो किशोर अवस्था, एडोलसेंस, तो उस अवस्था में आने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लड़के के शरीर में भी और लड़कियों के शरीर में भी, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडोलसेंस यानी कि टीनेजर अवस्था में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात का इशारा है कि अब हम रिप्रोडक्शन के लायक हो गए हैं। यानी अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, अभी हम में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं आई थी, लेकिन अब हमारे शरीर में चेंजेस आने लगे। इसका मतलब अब धीरे धीरे हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हम अर्न कर रहे हैं, है ना। तो वही लिखा है कि इन अर्ली टीनेज ईयर्स ए होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स। बचपन से हम विकास कर रहे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं आई। आपको क्या लगता है, 5 साल का बच्चा क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं। 2 साल का बच्चा नहीं, 9 साल का बच्चा नहीं। लेकिन जैसे ही उम्र
12, 13, 14 साल तक होती है तो हम में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है। यानी इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, टीनेज, एडोलसेंस, और साइंस में इसे कहा जाता है प्यूबर्टी। जब हम सेक्सुअली क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो जब हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं यानी एडोलसेंस स्टेज में, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी जो बॉय के भी शरीर में होता है और गर्ल के शरीर में भी होता है। आइए पहले उन चेंजेस को देख लें। तो क्या लिखा है, सम ऑफ द चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ऐसे एडोलसेंस यानी टीनेजर एज में ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जो कि लड़के और लड़की दोनों के शरीर में कॉमन है। जैसे कि पहला आप देख रहे हो, आर्म पिट, यानी ये जो इलाका है जहां मतलब हमारे हाथों के नीचे वाला इलाका जिसे आर्म पिट कहते हैं, और जेनाइटल एरिया, इनमें बालों का आना है ना। देख रहे हो ना, लड़का हो या लड़की, दोनों के शरीर में आर्म पिट बाल आते हैं और जेनाइटल एरिया पे भी बाल आते हैं, है ना। जो थाइज है, हमारे जांग है, जांगों के बीच में जो जेनाइटल एरिया है, यहाँ भी बाल आते हैं और आर्म पिट में भी बाल आते हैं। ये चेंजेस है जो कि हो रहा है बॉय में भी और गर्ल में भी। किस अवस्था में, टीनेज अवस्था में। और ये इस बात का इशारा है कि अब हम क्या हो रहे हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ रही है। इसके पहले था क्या, नहीं था। इसका मतलब हम तब सिर्फ ग्रोथ हो रहा था बॉडी का, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हम में नहीं थी, अब आ रही है। ठीक है, तो एक तो ये कॉमन चेंजेस हो गए। ठीक है, और कॉमन चेंजेस क्या, हाथ और पैरों में, लेग और आर्म में क्या आना, बाल आना, है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो, पैर में, हाथों में बाल आते हैं कि नहीं। बस अंतर यह है कि लड़कों में थोड़ा ज्यादा आएंगे, लड़कियों में कम आएंगे, लेकिन आएंगे तो दोनों में, है कि नहीं। एक ये चेंजेस होता है। ठीक है, अगले चेंज की बात करें, स्किन ऑयली होने लगती है। जो ऑयल ग्लैंड्स हैं हमारे स्किन के अंदर, वो बहुत ज्यादा ऑयल सेक्रीट करते हैं, जिसके वजह से हमारे स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा बनता है। और ऑयल बनने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही लड़का हो या लड़की चेहरे पे क्या होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मुहासे यानी पिंपल्स होते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी। ऑयली स्किन होता है, हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं, कहा जाता है बार बार चेहरा पानी से धुलो, क्यों, ताकि ये ऑयल निकल जाए तो आपको पिंपल्स नहीं होगा। तो हम सभी के टीनेज अवस्था में पिंपल्स आए हैं कि नहीं, जी हाँ। ये किस बात का इशारा है, ये इस बात का इशारा है कि हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारे बॉडी में आ रही है। ठीक है, तो ये अभी तक जो आपने चेंजेस देखा ये कॉमन था। ये बॉय और गर्ल दोनों के शरीर में चेंजेस होते हैं, दोनों के शरीर में पिंपल्स होते हैं। ठीक है, दोनों के जेनाइटल और आर्मपिट एरिया में बाल आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं प्यूबर्टी के समय जो कि जेंडर स्पेसिफिक है। यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि या तो लड़के में होगा सिर्फ, नहीं तो सिर्फ लड़कियों में होगा, दोनों में कॉमन नहीं है। जैसे कि चलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए, जैसे कि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, लेकिन लड़कों में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, और ब्रेस्ट पे जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल का जो स्किन है वो डार्क होने लगता है। तो वही लिखा है, विथ डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निप्पल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के टिप पर जो निप्पल्स है उसका स्किन डार्क होने लगता है। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों में होता है। और लड़कियों में एक चीज और शुरू हो जाती है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड शुरू होने लगता है ना। लड़कों में ये नहीं होता, सिर्फ लड़कियों में होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये वो चेंजेस हैं जो सिर्फ जेंडर, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर में हो रहा है, दोनों जेंडर यानी दोनों मेल और फीमेल में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये भी लिखा है कि प्यूबर्टी आते समय लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए ही आपने देखा होगा कि सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हैं लड़कियां, है ना। विस्पर आपने देखा होगा, एक बहुत फेमस ब्रांड है कि सैनिटरी पैड का, वो यूज करती हैं। किस लिए यूज करती हैं, पीरियड को रोकने के लिए। समझ में आया, क्योंकि पीरियड में ब्लड निकलता है, तो ये पहचान है कि ये लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है ना। तो ये चेंजेस लड़कियों में है, कुछ चेंजेस लड़कों में भी होते हैं जो केवल सिर्फ लड़कों में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कों में अगर बात करें तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, बियर्ड और मुस्टैच का आना,
ठीक है। और लड़कों की जो आवाज है वो भारी होने लगती है। ये पहचान है लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि आप प्यूबर्टी एज में आ रहे हो, आप रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आप में आ रही है, तो ये चेंजेस सिर्फ लड़कों में दिखेंगे। तो ये वो चेंजेस थे जो जेंडर स्पेसिफिक थे। तो कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं शरीर में और कुछ जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के समय। समझ में आया? तो यही लिखा है। तो ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो जेनाइटल एरिया में बाल आना, आर्मपिट पे बाल आना, ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना, है ना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सब क्या बता रहा है? ये सब ये बता रहा है कि अब हमारा शरीर सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है। अब हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ रही है ना। और ये होता कब है? ये होता है हमारे जीवन की किस अवस्था में? उस अवस्था में जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तो जब लड़का या लड़की लगभग 12, 13, 14 साल का होते हैं, तो लड़कियों में, जैसे लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आ जाती है, लड़कों में प्यूबर्टी की थोड़ी बाद में आती है। लगभग ये 12, 13, 14 साल में लड़का या लड़की में ये प्यूबर्टी एज आती है। तो जब लड़का या लड़की लगभग 12, 13, 14 साल के होते हैं, तो उनके शरीर में ये सारे चेंजेस नजर आते हैं जो भी आपने पढ़ा। और ये इस बात का इशारा है कि वो लड़का, वो लड़की अब सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई है। और जीवन के इसी स्टेज को, लाइफ के इस स्टेज को ही हम प्यूबर्टी कहते हैं, किशोर अवस्था। अब ये किशोर अवस्था में है, ये टीनेजर है, चेहरे पे पिंपल्स आना, ये सब सारे लक्षण आपको दिखेंगे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं। 5 साल का बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना, लेकिन एक 18 साल का लड़का या लड़की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें होती है, क्योंकि वो अब सेक्सुअली क्या हो चुकी है? मैच्योर हो चुकी है। और उसकी पहचान ये सारे चेंजेस हैं जो हमारे शरीर में होते हैं प्यूबर्टी एज में। ठीक है, समझ में आया? तो Why does the body show sexual maturation at this age? तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये 12, 13, 14 साल में ही शरीर सेक्सुअली मैच्योर होता है, क्यों नहीं इसके पहले हो गया? तो इसके पहले अब इसका मैं कारण बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। देखो, बच्चा जब पैदा हुआ है ना, तो अभी उसके ग्रोथ की उम्र है ना। तो जो एनर्जी है, जो भोजन खा रहा है, जो शरीर में एनर्जी है, वो लिमिटेड है। तो उस एनर्जी का अगर स्टार्टिंग में ही रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में या सेक्सुअली मैच्योर होने में अगर यूज कर लिया जाए, तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए शरीर क्या करता है, पहले कुछ सालों तक, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद कई सालों तक शरीर में जो भी एनर्जी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका यूज मैक्सिमम ग्रोथ के लिए होता है, ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो जाए, बच्चे की लंबाई अच्छे से बढ़ जाए, है ना, बच्ची का मानसिक विकास बढ़िया से हो। और जब लगभग हम काफी कुछ ग्रोथ कर लिए होते हैं, हमारे शरीर का काफी ग्रोथ हो चुका होता है, तब वही टीनेजर अवस्था आती है, जब फिर एनर्जी कहाँ लगती है? सेक्सुअली मैच्योर होने में। तो पहले एनर्जी खर्च होती है, पहले सारा एनर्जी किस लिए लग रहा है? ग्रोथ के लिए। और जब हम लगभग काफी ग्रोथ अचीव कर लिए होते हैं, तब एनर्जी, बॉडी का रिसोर्स यूज होता है किस लिए? सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अर्जित करने के लिए, अर्न करने के लिए। तो वही लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। While the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed. Resources किस तरफ डायरेक्टेड हैं? किस लिए यूज हो रहे हैं? Are achieving. Resources of the body are mainly directed to achieving growth. तो शुरुआत में मकसद है ग्रोथ पाना। तो ग्रोथ में सारा रिसोर्स, सारी एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है। इसीलिए स्टार्टिंग में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं आती। लेकिन while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. तो जब हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का या रिप्रोडक्टिव टिश्यू का जो मैच्योरेशन है, वो प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा समय लेते हैं। और जब एक करेक्ट एज आ जाती है, कौन सी एज? प्यूबर्टी वाली, किशोर अवस्था आती है, तब एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, तब होता क्या है कि जो ग्रोथ है वो काफी ग्रोथ हो चुकी होती है।
तो रेट ऑफ ग्रोथ कम होने लगती है। तो जब रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होने लगती है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। फिर हमारे शरीर में वो सारे चेंजेस होते हैं, है ना, पिंपल्स का आना, ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना, दाढ़ी मूछ का आना, है ना, इसका मतलब हम मैच्योर हो रहे हैं। और इसी समय जब हम मैच्योर हो रहे हैं तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और तब हमारा मकसद होता है कि हम रिप्रोडक्टिव क्या हो जाए, कैपेसिटी को अर्न कर लें, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। इसीलिए ये एज सही माना गया है कि हाँ, पहले आप ग्रोथ कर लो, शरीर का विकास कर लो, और बाद में जब आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो, प्यूबर्टी स्टेज में, तब आप रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अर्न करते हो। शुरू में अर्न नहीं करते। इसीलिए बच्चा अभी पैदा हुआ तो उसके लिए ग्रोथ ज्यादा जरूरी है कि उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अर्न करना ज्यादा जरूरी है। तो आप ही कहोगे कि नहीं, ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। तो पहले वो बच्चा 1 साल, 2 साल, 9 साल, 10 साल, 11, तो लगभग 11-12 साल तक वो ग्रोथ में उसका सारा एनर्जी खर्च होता है। और फिर जब वो एडोलसेंस, किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब उसके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं वो मैच्योर होते हैं और वो सेक्सुअली क्या हो जाता है, सेक्सुअली वो मैच्योर होता है, तब उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है। और इसी स्टेज को जब ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो अर्न कर रहा है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसी अवस्था को हम प्यूबर्टी कहते हैं, है ना। समझ में आया? क्लियर? तो इस समय आप उस स्टेज में होगे, आप इस समय प्यूबर्टी स्टेज में होगे, है कि नहीं? अभी होगे। अब ऐसा नहीं कि एक साथ सब में शुरू होगा, नहीं, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे बदलाव आता है। अभी नहीं, यहाँ 6 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद आपको बदलाव देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं, लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए, अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं कि वो प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इसमें हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और बच्चा का जन्म कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके सामने किसका डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, लेबलिंग करने के लिए। तो आप ये देखो ध्यान से, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ ये टेस्टिस नजर आ रहा है। कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिस। और 2 टेस्टिस से, हर एक टेस्टिस से एक पाइप निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो 2 टेस्टिस से हर एक से एक एक निकलेगी तो 2 हुई, तो 2 वास डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो वास डिफरेंस है ये जाकर यूरिनरी ब्लैडर के इस पाइप से मिल जाती है और ये बन जाता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तो एक ही होता है। तो 2 टेस्टिस, 2 वास डिफरेंस, एक यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा के बाहर ये जो ऑर्गन है इसे कहते हैं पेनिस। तो एक पेनिस, पेनिस के अंदर होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी देखो पाइप की तरह है। तो वास डिफरेंस, ये देखो वास डिफरेंस है ना, ये जब यूरिनरी ब्लैडर के पाइप से मिल जाता है तो एक सिंगल पाइप बनती है जिसे यूरेथ्रा कह रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। अब इन दोनों ग्लैंड्स का क्या काम है वो भी बताऊंगा। तो ये रहा आपका पूरा क्या, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस किस बैग के अंदर होता है? टेस्टिस जिस थैली में होता है, जैसे ये बैग है, इस बैग के अंदर ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस जिस बैग में है उस बैग को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। तो एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्क्रोटम भी एक ही होता है। तो स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या देखा, क्या लिखा है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द मेल जर्म सेल्स, यानी मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं, एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
कहने का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ऑर्गन, कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो मेल गैमेट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे टेस्टिस, तो जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है? वो टेस्टिस में बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का काम स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, तो एक पार्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरे पोर्शन उस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के प्लेस पर, साइट पर ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ये वास डिफरेंस हो गया, फिर ये यूरोथ्रा हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब जो बना हुआ स्पर्म है उसको फीमेल के शरीर में फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो यही लिखा है इस लाइन का मतलब, समझ में आया? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन का काम मेल गैमेट स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, और दूसरे पोर्शन का काम उस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल मतलब क्या? स्पर्म। तो कंफ्यूज मत होना, जर्म सेल और स्पर्म, या कह लो मेल गैमेट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब जर्म सेल, और जर्म सेल यानी कि स्पर्म। तो ये स्पर्म कहां बनता है? फॉर्मेशन कहां होता है? टेस्टिस में, है ना। अभी बताया कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं, और इन दोनों टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दीज आर लोकेटेड, मतलब ये टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होते हैं? दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर लोकेटेड होता है। किस बैग में? उस बैग को, उस कैविटी को कहते हैं, मतलब उस बैग को कहते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम में। एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होता है, और स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि अगर एब्डोमिनल कैविटी में होगा तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। आपने देखा होगा स्क्रोटम शरीर में, लड़कों के या मेल के शरीर में लटका रहता है, शरीर से बाहर, है ना। और इसलिए होता है ताकि लोअर टेम्परेचर हो, और लोअर टेम्परेचर पे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसीलिए लिखा है कि दीज आर लोकेटेड, यानी स्क्रोटम आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, और इसी स्क्रोटम में टेस्टिस पाया जाता है जो कि स्पर्म को बनाता है। और स्पर्म को इसलिए बना पा रहा है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम है, तो इसीलिए स्क्रोटम में पाया जाता है टेस्टिस। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा यार डायग्राम देखो, ये देखो, ये क्या है? ये है टेस्टिस, और टेस्टिस कहां पाया जा रहा है? इस मस्कुलर बैग में। इसे क्या कह रहे हैं? स्क्रोटम। और इसे क्या कह रहे हैं? ये है टेस्टिस। स्क्रोटम में टेस्टिस है, और ये जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ताकि टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि अगर स्क्रोटम में होगा तो जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर से कम होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। कहाँ? टेस्टिस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, टेस्टिस में एक हार्मोन भी बनता है। तो टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो 2 काम है टेस्टिस का, स्पर्म का फॉर्मेशन और हार्मोन का फॉर्मेशन। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वही हार्मोन है जिसके कारण लड़कों के शरीर में प्यूबर्टी स्टेज में दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज भारी हो जाती है, शरीर जो है वो गठीला हो जाता है, बॉडी थोड़ा क्या होता है, आपने देखा होगा लड़कों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लड़कियों से अलग होता है ना। जो छाती है वो चौड़ी होने लगती है, कंधे चौड़े होने लगते हैं। ये सभी जो चेंजेस आ रहे हैं ना लड़कों में प्यूबर्टी स्टेज में, ये किस हार्मोन के कारण है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो कि बनाता कौन है? टेस्टिस बनाता है। और यही हार्मोन स्पर्म के फॉर्मेशन में भी मदद करता है।
तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों हो पा रहा है, किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू इट टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि प्यूबर्टी के समय लड़कों के शरीर में जो चेंजेस आते हैं, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, वो भी किसके कारण है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। और टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है उसके पीछे भी कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, देखा, दाढ़ी मूंछ के आने के पीछे हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी, है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर अब बात करें कि स्पर्म टेस्टिस में बन गया, ठीक है, अब टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद sperm formed are delivered through vast difference which unite with the tube coming from the urinary bladder। मतलब कि जरा आप इस डायग्राम को देखो, टेस्टिस, ये टेस्टिस है, यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का। अब स्पर्म बनने के बाद यहां से ये आपको वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो, ये पाइप दिख रही है ना, ये पाइप देखो, ठीक है। अब एक पाइप और है, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये क्या है, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। तो हमारा जब रक्त साफ होता है, ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है किडनी, तो प्यूरिफाई करने के बाद जो भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, वो यूरिन के फॉर्म में आकर पेशाब की थैली, है ना, जब याद करो, जब हमको यूरिन लगता है, पेशाब लगती है, तो हमको नहीं लगता है कि अरे कोई प्रेशर बन रहा है, तो वो प्रेशर कहाँ बन रहा है, यहाँ आकर यूरिन जमा हो गया। तो ये पेशाब की थैली, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इसी ब्लैडर में, थैली में यूरिन आकर इकट्ठा हो जाता है ना। और यहां ध्यान से देखो जरा, इस यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकली है वो जाकर इस वास्ट डिफरेंस से मिल रही है इस जगह पे, है ना। तो ये देखो, ये टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, और ये वास्ट डिफरेंस अपने साथ क्या ला रहा है, स्पर्म। तो स्पर्म यहां से होते हुए ऐसे आता है। तो ये वास्ट डिफरेंस जो पाइप है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पाइप से क्या क्या करती है, यहां मिलती है, ज्वाइन होती है। तो एक तरफ से क्या आया, यूरिनरी ब्लैडर का पाइप, और दूसरे तरफ से क्या आया, वास्ट डिफरेंस, और दोनों मिल गए और एक कॉमन पाइप बन गई। और कॉमन पाइप को क्या कह रहे हैं, कॉमन पाइप को यूरेथ्रा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रा। ये आपको यूरेथ्रा दिख रही है, नहीं दिख रही है तो मैं इसको व्हाइट से दिखाता हूं, है ना, ये यूरेथ्रा दिखा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वास्ट डिफरेंस और जो ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, यूरेथ्रा बना रहे हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलेगा और समय समय पर इसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी निकलेगा। तो यूरिन और यूरेथ्रा का कॉमन ओपनिंग, कॉमन ट्यूब कौन सा हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो वही तो लिखा है, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वास्ट डिफरेंस। तो टेस्टिस में स्पर्म बना और ये वास्ट डिफरेंस होते हुए ये डिलीवर किया जाता है, और ये वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब से यूनाइट होती है इस जगह पर, जो कि ट्यूब कहां से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से जो आ रही है, कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, उस ट्यूब से वास्ट डिफरेंस का ट्यूब जाकर मिल जाता है। तो ये दोनों पाइप यहाँ मिलते हैं और मिलने के बाद एक सिंगल पाइप बना लेते हैं जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा से समय समय पर यूरिन निकलेगा, समय समय पर स्पर्म निकलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं निकलेगा। तो स्पर्म और यूरिन निकलने का कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता कौन है, यूरेथ्रा। मतलब गेट एक ही है, अब चाहे ट्रक निकले चाहे बस निकले, है ना, सब उसी तरह समझ लो। तो वही लिखा है, द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो ये जो यूरेथ्रा है ना पेनिस के अंदर, ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म का भी और यूरिन का भी। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने ध्यान से देखा होगा अगर यहां डायग्राम में, तो आपको इस रास्तों में दो ग्लैंड भी दिखे। तो ये देखो, वास्ट डिफरेंस जब यहां से ऐसे गया और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पाइप से मिल गया और क्या बना गया, यूरेथ्रा बनाया। तो देखो यहाँ बगल में प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है
और ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये है सेमिनल वेसिकल। तो अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस के पाथ में, ठीक है, ग्लैंड भी आते हैं, मतलब प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल। तो ये जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ना, ये अपने सेक्रीशन, मतलब इन ग्लैंड से कुछ तरल पदार्थ, कोई लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड जाकर वास डिफरेंस में जो स्पर्म है उसके साथ मिल जाता है, और स्पर्म को इससे दो फायदे होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है वो जाकर स्पर्म में मिल जाता है, जिससे स्पर्म को दो फायदे होते हैं। पहले बात, ये जो लिक्विड है इन दोनों ग्लैंड से निकला हुआ, ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिससे स्पर्म को तैरना या ट्रेवल करना आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। और दूसरा, स्पर्म को कुछ समय जिंदा रहना है ना, क्योंकि कितने समय में ये एग तक पहुंचेगा कोई क्लियर तो है नहीं, 1 दिन भी 2 दिन भी लग सकता है। तब तक जिंदा रहने के लिए इसे भोजन, इसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? वो सिक्रीशन जो कहां से आया है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से आया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या काम है। तो इन दोनों ग्लैंड्स का काम है कि इन दोनों ग्लैंड्स के से जो सिक्रीशन निकला वो स्पर्म में जाकर मिल जाता है, और स्पर्म को जो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन इजियर हो जाता है, और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, भोजन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप सामने क्या देख रहे हो? स्पर्म का डायग्राम देख रहे हो। स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, उसका आप डायग्राम देख रहे हो, है ना? स्पर्म यानी मेल गैमेट, क्लियर? तो स्पर्म बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे, है ना? इतने छोटे कि आप माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप इनको देख पाओगे। स्पर्म ऑफ टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना? एंड ए लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल यानी एग। तो तैरते हुए जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रीशन था, उसके वजह से जो फ्लूइड मीडियम मिला स्पर्म को, तो इस फ्लूइड मीडियम में स्पर्म को तैरना पड़ेगा, और तैरने के लिए, स्विम करने के लिए कौन मदद करता है? इस स्पर्म का ये टेल। और टेल के हेल्प से ये स्पर्म स्विम करते हुए कहां पहुंचता है? फीमेल जर्म सेल यानी एग तक पहुंचता है, और तब जाकर स्पर्म का एग से क्या होता है? मिलन होता है, यानी फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देख लिया, अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, है ना? क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो? डायग्राम देख रहे हो, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में देखो है क्या? ये है वेजाइना, ठीक है? वेजाइना के ऊपर ये एरिया होता है सर्विक्स, ठीक है? सर्विक्स के ऊपर ये जो एरिया है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये होता है यूटेरस, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय आपने सुना है ना, उसको इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं, ठीक है? और यूटेरस के बाद ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये है ओवरी, और इसी ओवरी में बनता है ओवा या ओवम, जिसे हम एग कहते हैं, ठीक है? इसी ओवरी में बनता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है? क्लियर? और फिर इस ओवरी से ये यूटेरस कैसे मतलब कनेक्ट होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब, तो दोनों ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब निकलती है और जाकर यूटेरस से मिल जाती है। तो ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन भी आते हैं। वेजाइना, सर्विक्स, ये पूरा यूटेरस, ठीक है? यूटेरस, ये फैलोपियन ट्यूब, और ये है ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ठीक है? और ओवरी में ही क्या बनता है? ओवरी में ही एग बनता है। क्लियर? अब देखिए, चलिए, अब ऐसा नहीं, अब पूछा जाए कि ओवरी में एग कब बनता है, तो जब लड़की पैदा हुई ना, माँ के पेट से अगर लड़की पैदा हुई, तो उसके शरीर में, उस नन्ही सी बच्ची के शरीर में ये सारे अंग तो मिलेंगे, और इस अंग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ओवरी भी रहेगा, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग भी रहेंगे। इसका मतलब वही लिखा है कि व्हेन ए गर्ल इज बोर्न,
जब एक छोटी बच्ची माँ के पेट से जन्म लेती है तो ओवरी में बहुत सारे पहले से ही इमेच्योर एग होते हैं। जैसे ये ओवरी, और ओवरी में आपको क्या दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे एग दिख रहे हैं कि नहीं। तो बच्ची जब पैदा हुई माँ के पेट से तभी उसके ओवरी में एग बन जाता है, लेकिन वो एग क्या रहता है, इमेच्योर। तो फिर ये मैच्योर कब होता है, सोचिए। जी हाँ, जब वो लड़की प्यूबर्टी एज में आ जाती है। जी हाँ, जब उसके शरीर में चेंजेस होने लगते हैं, है ना, जेनाइटल एरिया में बाल आने लगता है, उसका ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है ना, जब वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अर्न कर रही है। तो किशोर अवस्था में आने के बाद ओवरी में जितने भी एग होते हैं वो अब क्या होने लगते हैं, वो 1 by 1 मैच्योर होने लगते हैं, है ना। ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी एज some of these egg starts maturing. One egg is produced every month by one of these ovaries. मतलब मान लेते हैं कि वो मैच्योर हो चुकी है, लड़की में प्यूबर्टी एज आ चुकी है और वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। तो इन ओवरीज में जो छोटे छोटे एग थे वो अब क्या हो गए, अब मैच्योर हो गए, अब रिलीज होना होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो रिलीज कहाँ से होते हैं, तो एग किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी से एग क्या होगा, निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, मान लो जनवरी में ये राइट साइड का ओवरी है, ये लेफ्ट साइड का ओवरी है। तो जनवरी में उस लड़की के शरीर पे ओवरी से एग निकला, तो फरवरी में फिर किधर, राइट साइड के ओवरी से एग निकलेगा। फिर मार्च में फिर लेफ्ट साइड के ओवरी से एग निकलेगा। तो इस तरीके से दोनों ओवरी से 1 by 1 यानी अल्टरनेट तरीके से ओवरी से क्या निकलता है, एग निकलता है। ठीक है, एग कहां से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग होते हैं जो हर महीने एक एक ओवरी से रिलीज होते हैं। एक बार इस ओवरी से, तो अगले महीने इस ओवरी से, फिर अगले महीने इस ओवरी से, फिर उसके अगले महीने इस ओवरी से, अल्टरनेट। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है 1 egg is produced every month by one of the ovaries। एक बार राइट से तो एक बार लेफ्ट से। ठीक है, द फीमेल जर्म सेल जिसे हम एग कह रहे हैं, ओवरी के अंदर देखो एग दिख रहा है, आर मेड इन द ओवरीज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। जैसे टेस्टिस में स्पर्म बन रहा था और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक उसी तरह ओवरी में क्या बनता है, एग बनता है। और ये एग कई सारे हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोजेस्टेरॉन, है ना, अर्जेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, सुना है कि नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये फीमेल के शरीर में बनने वाले हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरॉन मेल के शरीर में बनने वाले हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये याद रखना कि जो फीमेल जर्म सेल है एग, वो बनता कहाँ है, वो ओवरी में बनता है, और ओवरी में बनने के बाद फिर वो रिलीज होता है 1 by 1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एग बना कहाँ, ओवरी में, मान लेते हैं ये एग बन गया। अब बनने के बाद ये रिलीज होता है, तो रिलीज होता है तो ओवरी से एग कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो वही लिखा है द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ओवरी से एग यूटेरस यानी कि यहाँ वम्ब तक कब आएगा, ये जो इलाका देख रहे हो ना, इसे ही वम्ब कह रहे हैं। तो एग ओवरी से वम्ब तक कैसे आएगा, फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट द्वारा आएगा। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये ओविडक्ट या कह लो फैलोपियन ट्यूब है, ये भी और ये भी फैलोपियन ट्यूब या कह लो ओविडक्ट, दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है। तो इसमें से होते हुए एग यहां आता है। ठीक है, तो जब ये आ रहा होता है ना, मान लो कि जनवरी में इस ओवरी से एग निकला, और वो निकलने के बाद कहां आ गया, फैलोपियन ट्यूब में। और उसी समय ये जो फीमेल है वो किसी मेल के साथ क्या करती है, मेटिंग करती है। मेटिंग मतलब प्रजनन करती है। तो मेल ने अपने शरीर में बने हुए स्पर्म को फीमेल के शरीर में रिलीज किया होगा। तो फीमेल के शरीर में स्पर्म कहाँ आएगा, वेजाइना में आएगा। फिर यहां से वो स्पर्म तैरता हुआ, मैंने बताया था ना स्पर्म का पूंछ होता है, टेल होता है, तो वो एग की तलाश में वो स्पर्म कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। तो यहाँ एग है और स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में उस स्पर्म से मुलाकात किससे हो रही है, एग से।
तो यहाँ क्या हो गया, फ्यूजन, किसका, स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद इसी प्रोसेस को, फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, देखो ये एग था और ये एग इस समय मान लो कहां है, फैलोपियन ट्यूब में, और उसी समय मेल के शरीर से जो स्पर्म फीमेल के शरीर में आया, तो फीमेल के शरीर में वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस, यूटेरस से होते हुए स्पर्म कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में एग भी है और वहां स्पर्म भी है, तो एग और स्पर्म का क्या होगा, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा। इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनता है। तो वही लिखा है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मैंने क्या बोला था, मेल और फीमेल के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो स्पर्म है वो वेजाइना से होते हुए यहाँ एंटर कर जाएगा फीमेल के शरीर में, है ना, और फीमेल के शरीर में जाकर फिर इस जगह फैलोपियन ट्यूब के इस इलाके में स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फीमेल के शरीर के अंदर। तो इस टाइप के फ्यूजन को, फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फीमेल के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग का मिलना, और ये कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यानी फीमेल के शरीर के अंदर ना फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसी फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्पर्म एंटर हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या लिखा है, दे ट्रेवल अपवर्ड, स्पर्म अपवर्ड ट्रेवल करेगा एंड रीच द ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंचेगा, है ना, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, जहां वो एग से एनकाउंटर करेंगे मतलब मिलेंगे, और फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल कहेंगे क्योंकि फीमेल के शरीर के अंदर हुआ है। ठीक है, द फर्टिलाइज एग जायगोट, मतलब जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट में। ठीक है, अब जायगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो फ्यूजन स्पर्म और एग, ये देखो स्पर्म दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, स्पर्म और एग के फ्यूजन से जायगोट बनता है। जायगोट में सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो बना, ये जो एम्ब्रियो बना, ये अब आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ एम्ब्रियो बनने के बाद अब ये एम्ब्रियो आकर ये जो यूटेरस है ना, यहाँ आकर इम्प्लांट होने की कगार पे है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। तो ये जो यूटेरस की दीवार है, इसके दीवार में जाकर ये जो एम्ब्रियो है ना, गोल सा स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो जाकर यहाँ यूटेरस की दीवारों पर जाकर ये इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, और अगले 9 महीने तक इस एम्ब्रियो का क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो फिर ये एम्ब्रियो धीरे धीरे किस में बदलेगा, फीटस में, और फीटस धीरे धीरे एक फुल बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बेबी का जन्म होगा। तो यहाँ से बेबी की मतलब माँ की जब डिलीवरी होती है तो ये यूटेरस से बच्चा बाहर आता है। ये है पूरा प्रोसेस, क्लियर। तो वही लिखा है कि द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। तो यूटेरस में एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे जब उसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें हम फीटस कहने लगते हैं। फीटस यानी भ्रूण, है ना। इसी की जांच होती है जिसे कहते हैं भ्रूण की जांच, जो इलीगल है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, है ना, क्योंकि उसमें फीटस के समय वो क्या कहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बन जाते हैं। उससे ये पता चल जाता है फीटस की जांच से कि जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर, यहाँ वो मेल है कि फीमेल बच्चा है। तो वही पता करके लोग मार देते थे, फीमेल फीटिसाइड कहा जाता था ना। तो माँ के पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता था, फीमेल फीटिसाइड। तो उसे फीटिसाइड क्यों कहा गया, क्योंकि वो अभी फीटस है, उसमें अभी शरीर के अंग बने हैं और उसको हम मार दे रहे हैं, तो इसीलिए फीटिसाइड। और वो फीमेल है तो इसीलिए फीमेल फीटिसाइड। यूटेरस प्रिपेयर एवरी। अब ये जो यूटेरस की दीवार है ना, जब जब ओवरी से एग निकलता है तो यूटेरस पहले से ही सोच लेता है कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन होगा ही, तो वो अपने आप को तैयार करता है।
क्योंकि उसको ये पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर एम्ब्रियो आकर यहाँ जुड़ेगा, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो एग तो निकला, यहां से एग तो निकला, लेकिन स्पर्म नहीं आया। स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो जाइगोट के आगे एम्ब्रियो नहीं बना। तो जब एम्ब्रियो नहीं बनता है तो फिर यूटेरस की मोटी दीवालों का क्या काम? तो यही मोटी दीवालें टूटकर यहां से निकलती हैं और वही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो वही महीने में एक बार पीरियड आता है लड़कियों को, जिसमें ये यूटेरस की जो थिक दीवाल है ना, जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है, यही टूटकर क्या होती है, बाहर निकलती है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो फिर यूटेरस की दीवारें टूटती नहीं और फिर ये तैयार करती अपने आप को क्या करने के लिए कि आओ एम्ब्रियो तुम आकर यहाँ इम्प्लांट हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा ग्रोथ में मदद करूंगी। ठीक है, समझ में आया? तो वही लिखा है, यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। ये देख रहे हो, यूटेरस की दीवारें मोटी हो जाती हैं और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि एम्ब्रियो आएगा और एम्ब्रियो को यहाँ नर्चर करने के लिए, उसको ग्रोथ प्रदान करने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एम्ब्रियो तो तब बनेगा ना जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और एग का। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर यूटेरस की मोटी दीवारों का कोई काम नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, फीटस तो डेवलप होगा नहीं, तो फिर ये टूट कर गिरने लगती हैं खून के साथ। वही होता है पीरियड, है कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो आकर गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवारों पर आकर इम्प्लांट हो गया, चिपक गया, है ना, तो अगले समय तो उसके लिए भोजन, पानी, ऑक्सीजन सब पहुंचाना पड़ेगा। तो वो कौन पहुंचाता है? तो देखो, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। माँ के खून से बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। इसीलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है, लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको अच्छे से खिलाया जाता है, पौष्टिक न्यूट्रिशन चीज खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने शरीर के नहीं, अपने शरीर के साथ साथ बच्चे के शरीर को भी न्यूट्रिशन देना है। तो जब माँ खाएगी तभी तो बच्चे को मिलेगा। तो माँ के ब्लड से बच्चे को भोजन और ऑक्सीजन सब मिलता है। तो वही लिखा है, द एम्ब्रियोज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, ये लाल रंग का आपको ये तो यूटेरस है, गर्भाशय, और इस गर्भाशय में ये आपको रेड रंग का दिख रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यही है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा है ना। और यही प्लेसेंटा माँ के ब्लड में से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुंचाने में मदद करता है। तो मतलब यहाँ एक्सचेंज होता है, माँ का ब्लड और बच्चे का जो ब्लड वो कांटेक्ट में आता है और वहां न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर ऑक्सीजन और फूड इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे को पहुंच जाता है ना। दिस इज अ डिस्क। प्लेसेंटा क्या होता है? एक डिस्क टाइप का होता है विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल्स। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, जो कि विलाई किसमें मदद करती है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैस में। और ये डिस्क लाइक होता है कि नहीं? देखो डिस्क लाइक है, तो ये प्लेसेंटा ही कहलाता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में मदद करता है। कहां से? मदर के ब्लड में से। ठीक है, समझ में आया? ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाई। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यह है, on the mother side blood spaces which surround the villi, this provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में मदर के ब्लड में से ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो एम्ब्रियो को पास कैसे होगा? तो उसके लिए मदर के तरफ जो ब्लड स्पेसेस हैं वो पाए जाते हैं और एम्ब्रियो के तरफ विलाई पाए जाते हैं।
और ये विलाई इस ब्लड स्पेसेस में अंदर होते हैं, ब्लड स्पेसेस माँ की तरफ। तो प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा को अगर आप देखोगे ना, प्लेसेंटा में माँ की तरफ बहुत सारे ब्लड स्पेसेस होते हैं और ब्लड स्पेसेस में छोटी छोटी विलाई पाई जाती है फीटस की तरफ। और वो ये जो ब्लड स्पेसेस है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे विलाई की मदद से एक्सचेंज हो जाता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। आप देखो बच्चे के शरीर में तो वेस्ट सब्सटेंस भी बनेगा, वो वेस्ट सब्सटेंस इसी प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ जाता है, माँ के ब्लड में, और फिर माँ के ब्लड से वो फिल्टर होता है किडनी द्वारा, तो माँ के शरीर से वो न्यूट्रिशन जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर हो जाता है। तो माँ इसका मतलब बच्चे का भी खून साफ कर रही है, बच्चे का भी शरीर साफ कर रही है और अपना भी शरीर साफ कर रही है ना। और माँ अपने लिए भी भोजन कर रही है और बच्चे को भी भोजन करा रही है, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, प्लेसेंटा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोप्रिएटली 9 months। यानी कि फीटस, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से पूरा चाइल्ड बनने में 9 months का समय लगता है ना। देखो, और 9 months के बाद जब चाइल्ड फुल तरीके से मैच्योर हो जाता है तब माँ से की पेट में डिलीवरी होती है, और माँ के जो यूटेरस वाले हिस्से से, यूटेरस में बच्चा है, यूटेरस से फिर वो वेजाइना से होते हुए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। अब सिजेरियन भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है, यूटेरस में जो बच्चा है वो वेजाइना के रास्ते बाहर निकलता है। ठीक है। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन यूटेरस। तो याद करो, यूटेरस की दीवारें मोटी हुई थी, उन्हीं दीवारों पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि बेबी को नीचे की तरफ पुश करता है, और बेबी फिर इस यूटेरस से फिर ये वेजाइना से होते हुए बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, याद करो बताया था, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूटेरस ये सोच के चल रहा था कि एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो आकर यूटेरस में इम्प्लांट होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जो यूटेरस ने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी, अपनी दीवारों को मोटा किया था, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाया था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो जब जरूरत नहीं है तो क्या होता है, तो जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, दीवारें होती हैं जो थिक हो चुकी होती हैं, वो अब टूटकर गिरने लगती हैं ब्लड के साथ। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटेरस की इन मोटी दीवारों का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि अब एम्ब्रियो तो इम्प्लांट होगा नहीं। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स। तो वो जो यूटेरस की मोटी दीवारें हैं उनकी दीवारें टूटने लगती हैं और वो टूटकर वेजाइना के रास्ते बाहर निकलती हैं, उसमें ब्लड और म्यूकस दोनों होता है। और यही ब्लड और म्यूकस का निकलना जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ। लगभग 28 दिन का ये साइकिल होता है, यानी हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जो कि कुछ 2 से 8 दिन तक कंटिन्यू रहता है। यानी ये ब्लड 2 से लेकर 8 दिन तक गिरता है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर बॉडी प्रिपेयर, जब ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है तो फिर से बॉडी प्रिपेयर होने लगती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। फिर से ओवरी से एग निकलेगा, फिर 2 कंडीशन, या तो एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर पीरियड रुक जाएगा, क्योंकि तब तो यूटेरस की दीवारें अगले 9 महीने तक बच्चे को क्या करेंगी, फीटस को डेवलप करने में मदद करेंगी, तो पीरियड रुक जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटेरस की दीवारें टूटकर ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आएंगी, और तब मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड देखने को मिलेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पीरियड रुक जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूटेरस की दीवारें टूटकर वेजाइना के रास्ते बाहर निकलेंगे, जिसमें ब्लड और म्यूकस होता है, उसी को हम पीरियड कहते हैं, जो महीने में लगभग 1 बार आता है साइकिल। और ये जब शुरू होता है ब्लड का गिरना तो वो 2 से 8 डेज कंटिन्यू रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इस पे बहुत शर्म करते हैं, लेकिन शर्माना नहीं है।
उसी चक्कर में कुछ गलत आदतों की वजह से हम अपने हेल्थ से भी खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहले ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ऐसी बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि गोनोरिया, जैसे कि सिफाइलिस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो वही लिखा है, सेक्सुअल एक्ट इज ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को क्या हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई डिजीज क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। तो ऐसे डिजीजेस को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोनोरिया, जैसे कि सिफाइलिस, जैसे कि एड्स, है ना। तो एड्स तो वायरस से होता है, गोनोरिया सिफाइलिस बैक्टीरिया से होता है। लेकिन ऐसे तमाम इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर हो सकते हैं। देखो ये पेनिस का आपको डायग्राम दिख रहा है, इस पेनिस पे ये छाला जैसा दिख रहा है, ये सिफाइलिस का है। ये सिफाइलिस बीमारी डिजीज है जो इंटरकोर्स के समय हुआ। एड्स फैल सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो एक कॉन्डम का यूज कीजिए। कॉन्डम का यूज करने से ठीक है, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा डायरेक्टली, क्योंकि पेनिस के ऊपर किसकी कवरिंग है, कॉन्डम की। तो इससे माफ कीजिएगा, इससे क्या होगा, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड नहीं होंगी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो और प्रेगनेंसी भी ना हो। तो ऐसे क्या तरीके हैं कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लें और प्रेगनेंसी भी ना आए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों को हम बैरियर्स, मतलब दो टाइप के में क्लासिफाई करते हैं। एक है मैकेनिकल बैरियर और दूसरा है हार्मोनल चेंजेस। तो मैकेनिकल बैरियर में अगर हम स्पर्म और एग का मिलन, फ्यूजन ही रोक दें तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस नहीं बनेगा, फीटस नहीं बनेगा तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाए और क्या, और प्रेगनेंसी भी ना हो। तो मैकेनिकल बैरियर क्या है उसका, मतलब एक दो तरीके हैं। एक तरीका है मैकेनिकल बैरियर ला दो। मैकेनिकल बैरियर में स्पर्म और एग को मिलने ही ना दो, जैसे कि मेल एंड फीमेल कॉन्डम का यूज। मेल अगर मेल कॉन्डम का यूज करे, फीमेल अगर फीमेल कॉन्डम का यूज करे तो स्पर्म और एग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पेनिस के ऊपर मेल अपना कॉन्डम यूज करेगा तो जो स्पर्म है वो इसी कॉन्डम में रह जाएगा, फीमेल के शरीर में नहीं एंटर करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। एक तरीका ये है कॉन्डम का यूज करना। ठीक है, तो ये मैकेनिकल बैरियर बना रहा है। और दूसरा तरीका है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस कर दिए जाएं जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। जैसे कि अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। कंट्रासेप्टिव एक्ट्स का मतलब क्या, कंट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, ये कंट्रासेप्टिव कहलाता है। और उसके क्या तरीके हैं, तो एक तरीका था मैकेनिकल बैरियर बनाना जिसमें हम कॉन्डम यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कंट्रासेप्टिव एक्ट में हम हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ दें, कुछ चेंज कर दें बॉडी में, जिसके वजह से एग्स आर नॉट रिलीज, एग ही ना रिलीज हो, और एग ही नहीं रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अब ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में दवाई यानी मेडिसिन आती है जिन्हें हम पिल्स कहते हैं, जिन्हें ओरली लिया जाता है। और ये पिल्स खाकर, ये खाता कौन है, ये खाते हैं कौन, फीमेल्स। तो फीमेल जब इन दवाइयों को खाते हैं जिन्हें हम पिल्स कहते हैं तो उनके शरीर में कुछ ऐसा हार्मोनल चैलेंज होता, बैलेंस बिगड़ता है, जिसके वजह से एग से, मतलब ओवरी से एग ही नहीं बनता। ठीक है, तो ड्रग्स कॉमनली नोन एज पिल्स इज टेकन ओरली, हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट। मतलब इन पिल्स के लेने से क्या होता है, फीमेल के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ओवरी में एग नहीं बनता। तो एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इसको कंज्यूम करने से साइड इफेक्ट भी होते हैं फीमेल्स के शरीर में। ठीक है, तो एक तरीका ये है पिल्स लेकर। ठीक है, एक तरीका और है, फीमेल के यूटेरस में क्या इम्प्लांट कर दिया जाए, कॉपर टी। कॉपर टी को देखने में ऐसा होता है। अब ये कॉपर टी देखो फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया गया,
अब इसमें से जो कॉपर रिलीज होता है वो स्पर्म को जाने ही नहीं देता एग तक। तो इस तरीके से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। तो कॉपर टी का यूज किया जा सकता है, दवाइयों का यूज किया जा सकता है ना। चलो, एक तरीका और है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या कर सकते हैं, अगर ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये वास्ट डिफरेंस है। मेल में टेस्टिस से क्या निकला था, कौन सी पाइप निकली थी, वास्ट डिफरेंस। अगर इसको कट कर दिया जाए और कट करने के बाद जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब देखो, ये पाइप ऐसे थी, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, कट करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया और इसको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। अब बीच में कांटेक्ट टूट गया ना, तो स्पर्म यहाँ बनेगा टेस्टिस में, यहां तक तो आ जाएगा, आगे कैसे जाएगा, बीच में से तो हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है ना। तो आपने सुना होगा नसबंदी। तो नसबंदी जो आदमियों में की जाती है, आदमियों औरत दोनों में होती है। आदमियों में क्या कैसे की जाती है, वास्ट डिफरेंस को कट करके जोड़ दिया जाता है। जोड़ना मतलब अलग अलग जोड़ दिया जाता है। जैसे इस पेन को मैं तोड़ दूं बीच में से, है ना, अब बीच में से रास्ता टूट गया तो इधर से इधर नहीं जा पाएगा कोई चीज। ठीक उसी तरह स्पर्म में भी इधर से इधर नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो आगे रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तो फीमेल के शरीर में कैसे जाएगा। और अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में ये जो ओवरी से क्या निकला है, फैलोपियन ट्यूब ना, इस फैलोपियन ट्यूब को अगर हम कट कर दें और कट करने के बाद टाई कर दें तो स्पर्म यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन स्पर्म का मिलन यहाँ एग से नहीं होगा क्योंकि बीच में से रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो इस तरीके से सर्जिकल मेथड से भी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है ना। तो वही लिखा है, इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not able to reach the uterus. ठीक है, in both cases fertilization will not take place. Surgical method can be used to create such blocks. तो सर्जिकल में किस पार्ट को काटते हैं ये ध्यान रखना, मेल में वास्ट डिफरेंस को काटते हैं और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। इसी को हिंदी में नसबंदी कहा जाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से भी फर्टिलाइजेशन अवॉइड की जा सकती है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको कराने के बाद कोई लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका गलत यूज होने लगा क्योंकि सर्जरी का यूज करके प्रेगनेंसी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जैसे बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है और वो पता है कि पैदा होने के बाद मर जाएगा, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बच्चे को पहले ही मार दिया जाए पेट में, तो वो सही है। लेकिन इसका गलत लोग इस्तेमाल करने लगे, फीटस का जेंडर पता करने लगे, फीटस पता चल गया लड़की है तो उसको सर्जिकल मेथड से मार दो। इस तरीके से फीमेल फीटिसाइड इंडिया में बढ़ा दहेज के कारण, और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या घटती चली गई। तो क्या बढ़ गया, हमारे शरीर में मतलब हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो गड़बड़ा गया, मेल ज्यादा हो गए, फीमेल्स कम हो गए। तभी तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई। क्यों? क्योंकि पता था कि इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी खराब है, लड़कियां कम है लड़के ज्यादा है। लड़कियां क्यों कम है? क्योंकि लड़कियों को लोग पेट में ही मार दे रहे हैं। क्यों मार दे रहे हैं? क्योंकि उनको अगर बड़ी होंगी तो शादियों में दहेज देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो इतना पैसा नहीं है पेरेंट्स के पास, तो वो बेटियों को मार देते थे। तो ये इलीगल है। जेंडर का पता करना, जब बच्चा पेट में है माँ के, तो आप उसका जेंडर कि वो लड़का है कि लड़की नहीं पता कर सकते, है ना, आप उसको मार नहीं सकते, ये सब इलीगल है और अब काफी सुधार भी हुआ है। ठीक है, तो ये था आपको जानना रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो आई होप इस सेशन में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच इस सेशन को पूरा देखने के लिए। अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर इसी तरह जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।